हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशफाक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी बस्ती में निकली। बचपन से ही मैं अमीर बनने के सपने देखा करता था, लेकिन अमीर बनने के सपने देखना और अमीर बनना दो अलग बातें होती हैं। सारे सपने हमारे पूरे नहीं होते। 8वीं कक्षा में था जब मेरे पिता गुजर गए। उसके बाद मुझे काम करना पड़ा तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ईमानदारी से काम किया करता था। सब कहते थे मेहनत करो, पैसे तुम्हारे पास खुद ब खुद चल कर आएंगे। लेकिन अब मैं 21 साल का हो चुका हूँ। उसी घर में रहता हूँ, बस्ती वाला वो घर जो मेरे पिता ने बनाया था। आज तक ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाया। पूरा महीना मेहनत करता हूँ और एक लॉटरी की टिकट लेकर आता हूँ। 3 सालों से ये लॉटरी की टिकट लेकर आ रहा हूँ, आज तक 1 रुपया तक नहीं मिला। समझदार लोग कहते हैं कि लॉटरी एक ऐसा स्कैम है जो गरीबों को अमीर बनने का सपना दिखाता है, लेकिन करोड़ों में कोई एक अमीर बन पाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम उम्मीद तो नज़र आती है। मेहनत करके तो मैं इतनी कमाई कभी नहीं कर सकता कि मैं अमीर बन पाऊँ, लेकिन इतना ज़रूर है, दोस्त ऐसे हैं मेरे जो मुझे गरीबी का एहसास कभी नहीं दिलाते। मेहनत वो भी करते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो बस्ती से बाहर निकल पाए और अब भी बस्ती में रहने वालों से अपनी दोस्ती बनाए रखे हुए हैं। मेरा ऐसा ही दोस्त राजन, जो कि एंटीक शॉप चलाता है, और वो मुझे हर बार सस्ती से सस्ती चीज़ें देता है। ऐसी चीज़ें जिसे खरीदने का मैं सपना देखा करता था, लेकिन औकात से बाहर कह सकता हूँ उन चीज़ों को। और वो भी उन पुरानी चीज़ों को पता नहीं कहाँ से ले आता है, लेकिन मेरे लिए संभाल कर ज़रूर रखता है। और हफ्ते में एक बार मैं उसकी दुकान पर ज़रूर जाता हूँ। पुरानी दिल्ली की वो एंटीक शॉप है भले ही छोटी, लेकिन वहाँ हर एक सामान मिलता है जो काम का होता है। इस दुकान में मैंने बड़े बड़े अमीर लोग भी झांकते हुए देखे हैं, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं जिन्हें एंटीक कहा जाता है, लेकिन हमारे जैसे लोग उन्हें कबाड़ कहते हैं। आज भी राजन के पास बैठा मैं यही बात कर रहा था। यार राजन, तूने कुछ हद तक पैसे ज़रूर कमा लिए हैं यार, अच्छी जगह घर बना लिया है। वो कहने लगा, यार पूरी ज़िंदगी की कमाई घर पर लग गई, अब गुज़र बसर करने में मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन इतना है यार, मैं बस्ती से बाहर निकलना चाहता था। अब बस्ती से बाहर निकलने का मौका ज़रूर मिला। और देख, ऊपर वाले पर यकीन कर, तू भी एक दिन बस्ती से बाहर ज़रूर निकलेगा यार, तेरी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, यार भगवान का कोई चमत्कार ही हो जाए, मेरी ज़िंदगी भी बदल जाए जैसे तेरी बदली है। उस दिन राजन ने मुझे कुछ दिखाया। वो जितना भी नया एंटीक सामान लेकर आता था मेरे सामने बिछा दिया करता था और फिर कहता था, यार ये देख, 2000 का ये कबाड़ सामान ढूंढ ढूंढ कर लेकर आया हूँ, देख ले, अगर तुझे कोई काम का लगता है तू पैसे ना भी दे चलेगा, घर की कोई ज़रूरत अगर इससे पूरी हो जाए तो ले जाना। मैं देखने लगा। पुराने कप थे। मुझे लगा था एक छोटी सी कटोरी चांदी की होगी, लेकिन वो चांदी की नहीं, स्टील की कटोरी थी। और मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार मेरे काम की चीज़ तो कोई नहीं है भाई, ये किताबें हैं, ये कुछ पुरानी यूनान की मूर्तियां हैं, अमीर लोगों को पसंद आती हैं, ये मेरे किसी काम की नहीं। तभी उसने एक लंबा सा बक्सा दिखाया और फिर कहा, यार ये कुछ है, जहाँ से मैंने ख़रीदा वो कह रहा था कोई पुराना नक्शा है। वो आदमी बहुत बीमार था तो उसने ये भी मुझे दे दिया, देख ले भाई, नक्शा किसी काम का हो तो। अरे कोई खजाना निकल आए, देख ले भाई, तेरी किस्मत का है, इस बक्से को तू खोल। मैंने उस बक्से को खोला। सच में उसमें एक नक्शा था। जैसे ही मैंने उस नक्शे को देखा मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो नक्शा समंदर के बीच एक टापू का था और ये एक साधारण नक्शा था जो हाथ से बनाया गया था, लेकिन वो रंग बदल रहा था।
जो टापू पर बने हुए पेड़ थे ना, कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकता कि वो पेड़ हिलते हुए नजर आए, क्योंकि मैंने उस नक्शे को छुआ था। मुझे वो नक्शा ऐसा नजर आ रहा। जबकि राजन कह रहा, यार तू क्या कर रहा है भाई, ये तो सफेद कागज है ना, मुझे तो नक्शा नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, भाई ये देख यार, टापू में पेड़ हिल रहे हैं, ये किसी तरह का काला जादू है, ये जिन्नाती दुनिया से आया नक्शा लगता है भाई, तू मुझे बरवाएगा। उसने कहा, यार ये देख, तू डरा रहा है, सफेद कागज को तू नक्शा बोल रहा है, अरे फ्री में मिला है, ले जा भाई, कोई जादू है जो तुझे नजर आता है, वैसे भी तू मेरे भाई के समान है, ले जा, तेरे काम का है तो ले जा। मैं डर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा ये एक कमाल का जादू है, शायद उसे नजर नहीं आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है और मेरे किसी और दोस्त को नजर आएगा, मुफ्त में दे रहा है, मैं लूंगा क्यों नहीं। उस नक्शे को लेकर मैं घर आ गया था, जिसके बाद मैं उस नक्शे को अच्छे से खंगालता रहा। फिर मुझे समझ में आया उस पर लिखा क्या है। उस पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा था। मैंने उसे ट्रांसलेट किया तो मेरी समझ में आया, समंदर का एक ऐसा खजाना जो एक जल पिशाच का है, हजारों सालों से उस खजाने की खोज लोग करते हैं, चाहे जितना लूटो, जितना खजाना घर ले आओ, वहां उतना दोबारा बन जाता है। हर किसी की जिंदगी में एक मौका होता है इस खजाने को ढूंढ निकालने का। नक्शे में जो बना है वो किसी एक इंसान को नजर आएगा जो बहुत लंबे समय बाद इस नक्शे को हाथ लगाएगा, यानी कि मैं। और चेतावनी थी जो मेरे कान में सुनाई दी थी, इकलौता इंसान ही यहां जा सकता है, लेकिन उसे रहस्यमय ताकतों की जरूरत पड़ेगी। साधारण इंसान इस टापू पर जिंदा नहीं पहुंच सकता। अगर तुम यहां खजाना लेने के लिए आना चाहते हो तो अपने कुछ साथी लेकर आना, ऐसे जो जिंदा ना हो। जब मेरे कान में भविष्यवाणी हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ जिन्नाती आवाज़ लगी मुझे। नक्शा मैंने बंद कर दिया। 2 दिनों तक मैंने कई दोस्तों को वो नक्शा दिखाया था, किसी को वो नक्शे में कुछ नज़र नहीं आया, सबको नक्शा सफ़ेद नज़र आ रहा था। मैं फिर से पहुंचा राजन के पास। मैंने कहा, राजन भाई, तुझे नहीं पता इस नक्शे के साथ क्या हुआ? उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भाई भविष्यवाणी कान में सुनाई देती है, नक्शा सिर्फ मुझे नजर आता है। समंदर में एक टापू है जहां असीम खजाना है, वो कभी खत्म नहीं होता। जितना खजाना निकालो उतना और बढ़ जाता है, और जिंदगी में एक बार मौका मिलता है। जिसे ये नक्शा चुनता है उसे नजर आता है सब कुछ, यानी मैं वो खजाना ढूंढ सकता हूं। राजन ने कहा, चल चल भाई, ऐसा सच है तो तू झूठ नहीं बोलता, मैं तुझ पर यकीन करता हूँ। चल चल, मैं ऐसा करता हूँ, कश्ती का इंतज़ाम करता हूँ, चल खजाना लेने निकलते हैं। यार भाड़ में जाई ये दुकान, पुराना पुराना कबाड़ इकट्ठा करो, खजाना ढूंढते हैं। मैंने कहा, राजन यार मुझे माफ़ कर दे, पूरी भविष्यवाणी सुन ले एक बार। भविष्यवाणी में कहा गया है कि वहाँ एक ही इंसान जा सकता है जो जिंदा हो। अपने साथ वो ऐसी रहस्यमय ताकतों को ले जा सकता है जो उसकी सुरक्षा करे। यानी मैं वहाँ जाऊँगा और ख़तरा इतना है कि मैं मर भी सकता हूँ, और मेरे साथ अगर कोई और जिंदा जाए वो तो पक्का ही मरेगा। तू नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ऐसी ताकतों का सहारा लेना होगा जो मुझे वहाँ तक पहुँचाए। अब बता मैं क्या करूँ? फिर मेरा दोस्त कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा है, मैं इतना खतरा उठा नहीं सकता यार। बड़ी मुश्किल से बस्ती से निकला हूँ, कुछ पैसे आए हैं, परिवार वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार की हालत बुरी हो जाएगी। तू भी, मैं कहता हूँ, खतरा मत उठा, ज़िंदगी कोई और मौका ज़रूर देगी। मैंने कहा, नहीं यार, बचपन से अब तक मर मर कर जी रहा हूँ, मुझे ये किस्मत का एक मौका लगता है। देख, नक्शे ने मुझे चुना है, तू कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को
ये नक्शे में क्या है नजर नहीं आता। अगर मुझे चुना गया है तो मेरी किस्मत में ये सब होगा। और फिक्र मत कर, तू मेरा भाई जैसा दोस्त है। जब मैं ये खजाना ढूंढ लूँगा ना, तुझे हिस्सा ज़रूर दूंगा। तेरी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि तूने बिना लालच के मुझे ये नक्शा दे दिया। तू भी मुझे चीज़ें पैसों में बेच सकता था, लेकिन तू मुझे हमेशा मुफ्त में चीज़ें देता है। मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर मैंने ये खजाना ढूंढा तुझे आधा हिस्सा ज़रूर दूंगा। मेरा दोस्त कहने लगा, नहीं नहीं यार, मुझे आधा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। तेरी ज़िंदगी को खतरा मैं देख नहीं सकता, छोड़, भाड़ में जाए। तब राजन ने जल्दबाजी में उस नक्शे को फाड़ने की कोशिश की। उसे पता था मैं ये खतरा ज़रूर उठाऊंगा। उसने नक्शे को फाड़ने की कोशिश की। उसे बिजली का इतना तगड़ा झटका लगा कि वो उड़ता हुआ पीछे गिरा। फिर सहम कर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, यार छोड़ ना, छोड़ दे इसे, छोड़, कोई हमें खजाने की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ तुझे ये खतरा नहीं उठाना चाहिए। मैंने कहा, राजन देख, तेरे सिवा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तू इन चीज़ों के बारे में जानता है। मेरी मदद कर, मुझे ये रहस्यमय ताकतों के बारे में बता जो मेरी मदद कर सकती हैं। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर मुझे ऐसी कोई ताकत ना मिली तो मैं अकेला जाऊंगा, और अकेला मैं गया तो पक्का मरूंगा। तुझे अपने साथ में लेकर जा नहीं सकता। बस तू मदद कर दे यार, मुझे मरने से बचा ले। राजन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने कहा, मैं कुछ करता हूं। अगले दिन उसने मुझे दुकान पर बुलाया। फिर मुझे कहने लगा, देख मेरे भाई, मैंने पूरा जोर लगा लिया। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उन्हें खर्च किया, और उसके बाद जहाँ तक मेरी जान पहचान थी मैंने लगाई। किताबों में खंगाला, लोगों से पूछा, ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र की जानकारी रखते हैं। अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे यार। 2 चीज़ें ढूंढ पाया हूँ। यह 2 चीज़ें श्रापित हैं, और मुझे एक तांत्रिक ने बताया अगर मैं ये 2 श्राप खत्म कर दूंगा ना, तो इन 2 से ऐसी ताकतें निकलेंगी जो मेरी मदद करेंगी। मैं ये तुझे देता हूँ, इन 2 श्रापित चीज़ों को श्राप मुक्त कर दे। इनसे निकली हुई ताकत से तू मदद ले, उसके बाद तू खजाने तक पहुँच सकता है। बस यही रास्ता है। मैंने उसे कहा, यार श्राप मुक्त कैसे करूं? उसने मुझे तरीका बताया। अपनी हथेली पर एक श्रापित चीज़ को रखना है। मुझे ऐसा लगेगा कोई काली ताकत मुझ पर हावी हो रही है। जिस तरफ वो काली ताकत मुझे लेकर जाती है, मुझे उस तरफ जाना है। उसके बाद मंत्र पढ़ने हैं। इन चीज़ों को श्राप मुक्त करते ही वो काली ताकतें मेरे काबू में आ जाएंगी। वो मेरी दोस्त बनेंगी, वो मुझे मार नहीं सकती। फिर मैं उनकी मदद से उस रहस्यमय टापू तक पहुंच सकता हूं। काम बहुत आसान है। राजन ने मेरी मदद की। उसने कहा कि अगर मैंने श्राप मुक्त किया तो वो ताकत मेरी मदद करेंगी, और तुमने कहा है 2 जिंदा इंसान टापू तक नहीं जा सकते, इसलिए तू इसे श्राप मुक्त कर। मुझ पर भरोसा कर, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी ये ताकतें। सबसे पहला था एक लॉकेट। मैंने हाथ पर रखा और मेरी कान में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, सामने सामने चलते जाओ, सीधा चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। मैं चलता गया। 7 किलोमीटर चला मैं। टांगे मेरी दर्द कर रही थी। राजन मेरे साथ था। हम एक पुरानी हवेली तक पहुंचे। फिर मेरे कानों में आवाज सुनाई दी, खोदो, मेरी लाश फर्श के नीचे है, मेरी लाश फर्श के नीचे है। वहां मेरे गले में एक लॉकेट है, उस लॉकेट को इसके ऊपर रखो, ये एक लॉकेट बन जाएगा। यही मेरा श्राप है। 2 हिस्से हो गए थे मेरे, एक कर दो, एक कर दो। मैंने फर्श को उखाड़ा, लॉकेट निकाला। वहां हड्डियों के ऊपर लटक रहा वो लॉकेट। जैसे ही मैंने इस लॉकेट के ऊपर रखा, धमाका सा हुआ। मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, बड़ी अजीब, बड़ी रहस्यमय। उसे देखते ही मैं घबराने लगा। राजन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। राजन मेरे पीछे छिप चुका था। हालत मेरी भी ऐसी ही थी।
छिपना मैं भी उसके पीछे चाहता था, लेकिन उसकी रफ्तार तेज थी। वो मेरे पीछे छिप ही चुका था तो मैं कहाँ भागता। लेकिन वो चुड़ैल, ये वही थी जिसकी आवाज़ मेरे कान में सुनाई दे रही थी। जब उसने मुंह खोला मैं समझ गया वो मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि अब वो मेरी मदद करेगी और मैं सिर्फ उसे ये बताऊंगा मेरी मदद कब तक करो, फिर तुम आज़ाद हो। वो चुड़ैल बोली, ओ गोरे गोरे छोरे, तूने मुझे श्राप मुक्त किया है। तेरे जैसा लड़का तो अगर मेरे सामने ज़िंदगी में आ जाता उसके लिए मरने को तैयार हो जाती। हाय 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 हाय, प्यार नहीं मिला मुझे, लेकिन तू बता तेरे लिए क्या करूं मैं। जब उसने अपनी ज़बान होंठों पर खींचते हुए ऐसे किया था ना, मैं घबरा सा गया था। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगे, लेकिन राजन पीछे से बाहर निकल कर आया। वैसे वो लड़कियों को देखकर घबराता था, लेकिन उस चुड़ैल ने जैसी हरकत की थी उसे भी लगा ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। मैंने उस चुड़ैल को कहा, देखो मैंने तुम्हारी मदद किया है, मेरी छोटी सी मदद कर दो। उसने कहा, करूँगी, तुम्हारे लिए तो मरने को तैयार हूँ। आय हाय 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 हाय, बता सही मैं क्या करूँ। मैंने कहा, मेरे पास एक नक्शा है, मुझे एक टापू तक जाना है, उस टापू तक पहुंचने में तुम मेरी मदद करो। उसने कहा, हाय 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 हाय, ये तो एक तरह से वेकेशन हो गई। तेरे साथ घूमने में मज़ा बहुत आएगा। ले जा जहाँ तक ले जाना चाहता है, जहन्नुम तक ले जा, जहन्नुम तक, लेकिन अपनी बाहों में बिठा कर लेकर जाना। मैंने कहा, औकात में रह, तू चुड़ैल है, मैं इंसान हूँ, मैंने आज़ाद किया, सौदे के अनुसार तू मेरी मदद कर और शांति में रहकर करना। मुझे तुम्हारे इशारे बड़े गंदे लग रहे हैं। थोड़ी सी शर्माई, फिर गायब हो गई और मेरे कान में आवाज़ आई, जब बुलाना चाहे बुला लेना, मैं सिर्फ अंधेरे में नजर आऊंगी। दिन के वक्त मेरी ताकत इतनी बड़ी नहीं होती, इसीलिए दिन के वक्त अपना ख्याल खुद रख लेना। अरे बस चेहरे को खरोंच आने मत देना, वो सुने। फिर राजन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी ये मुस्कुराहट स्कूल में कई बार देखी थी। जब कभी हमारा टीचर मेरे साथ किसी लड़की को बिठा दिया करता था ना, मुझ में तो हिम्मत होती ही नहीं लड़की से बात करने की, लेकिन मेरा ये दोस्त मुस्कुराया करता था और कहता था, किस्मत तेज है यार, कितनी सुंदर है। आज भी वही मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, कमीने चुड़ैल है वो, शर्म कर, और उसके इरादे भी बड़े गंदे गंदे लगते हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा, छोड़, खतरा तो बहुत बड़ा है, खतरनाक लोग ही चाहिए। ये ले दूसरी चीज, अब दूसरी ताकत को आज़ाद कर। और मैंने सुना है इसमें एक जिन है। मेरे हाथ में उसने एक चिराग रखा था। चिराग हाथ में रखते ही वो घबराया और पीछे हुआ। उसने कहा, यार जिन के बारे में बहुत सुना है। मैंने कहा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये काम मुझे करना होगा, तू क्यों डर रहा है। उसने कहा, यार मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। जिसने मुझे ये चिराग दिया है वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने उसे कहा, कितने पैसे। उसने कहा था, मुफ्त में ले जा, मेरी परेशानी मुझसे दूर हो जाएगी। मैंने तब दोस्त को कहा, देख यार, मैं चाहता हूं कि मुझे वो जिन मददगार मिले, ऐसा ना हो मेरी परेशानी बढ़ा दे। तब मेरे दोस्त ने कहा, यार जितने पैसे थे ना सारे लगा दिए भाई, अब कहीं और से कुछ लेकर आ नहीं सकता, इसी से काम चलाना होगा। देख, वो चुड़ैल से काम बन जाएगा या इसकी ज़रूरत है, तू सोच ले। मैंने उस नक्शे की तरफ देखा। खतरा इतना ज़्यादा था, मुझे मदद की ज़रूरत थी। मेरे दोस्त ने अपने सारे पैसे लगा दिए हैं जो उसके पास थे, उसका अकाउंट खाली है, अब वो मेरी मदद कर नहीं सकता। मैं बस्ती में रहता हूँ, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं कंगाल हूँ। यानी ये चीज़ आई है तो इस्तेमाल करना होगा। मैंने पूछा उससे, घिसूं इसे।
उसने कहा, घिसना नहीं है, इसमें जो जिन्न है उसे कैद किया गया है, घिसने से उसे आज़ाद नहीं किया जा सकता, श्राप से बांधा गया है, तुम्हें श्राप काटना होगा। मैंने कहा, मैं श्राप कैसे काटूं? उसने कहा, एक कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर बैठकर कब्र की मिट्टी के ऊपर जो पत्थर होगा उससे इस चिराग को रगड़ना है। इंसान इसे आज़ाद नहीं कर सकता, इसे कब्रिस्तान की मिट्टी से आज़ाद करना होगा। मैं कब्रिस्तान में था, राजन कब्रिस्तान से बाहर बैठा हुआ। वो कब्रिस्तान में आता ही नहीं था। वो कहता था, मुझे मुर्दों से डर लगता है, चाहे वो जिंदा घूम रहे हों, चाहे ज़मीन में दफन हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो कब्रिस्तान में आता ही रहता हूँ। मैंने जैसे ही मिट्टी के ऊपर वाले उस पत्थर पर चिराग को घिसा, सामने एक जिन्न खड़ा हो गया। लेकिन वो जिन्न वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा बड़े बड़े सींग होंगे, बड़ा भयानक चेहरा होगा, ऐसा चेहरा जिसे देखकर मौत आ जाए। लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी था। ऊपर उसने बनियान पहनी हुई, नीचे उसने धोती लगाई थी। जिन्न धोती भी लगाते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा था। उसके बाद वो हंसा और उसकी हंसी ने यह साफ कर दिया था, वो एक जिन्न है। वो हंसा। आखिरकार चिराग से बाहर मैं आ ही गया। बुजुर्ग हूं मैं, सामने खड़े हो, इज्जत तो दिखाओ। इज्जत नहीं दिखा रहे, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा, सलाम सलाम। वो कहने लगा, मजाक कर रहे हो, इतनी सी इज्जत? मुझे ज्यादा इज्जत चाहिए, थोड़ी इज्जत पचती नहीं। फिर अपने पैरों की तरफ इशारा करने लगा। धोती में उसके पैर नजर नहीं आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा वो कहना क्या चाहता है। वो गुस्सा किए जा रहा, आंखें लाल हो गई। कहने लगा, बुजुर्गों की इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। जब उसने ये कहा, मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने कहा, जी मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। देखिए, आपकी ताकत तो बहुत बड़ी होगी, मैं डरता हूं, आप कह दीजिए मैं वो करूंगा। उसने इशारा किया, पाए लागू करो। बुजुर्ग सामने है, पाए लागू नहीं करोगे? मैंने कहा, जी हम पाए लागू नहीं करते जी। उसने कहा, मरना चाहते हो या पाए लागू करना चाहते हो? एक बार जवाब देना, दूसरी बार नहीं बोलूंगा। मैं घबरा गया। मौत नजर आई थी मुझे, मौत। और तब राजन ने इशारा कर दिया, अबे कर देना, अब मरना है। मैं जल्दबाजी में अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके पैरों की तरफ ले जाने लगा। उसने धोती ऊपर उठा दिए। पैर नहीं थे उसके, गायब थे पैर, गायब, हवा में उड़ रहा था। जब पैर नजर नहीं आए, मेरा पहला रिएक्शन था, अरे! मैं डर गया। वो हंसने लगा। मजाक कर रहा था। फिर मैं भी हंसा, राजन भी हंसा। वो जिन्न कहने लगा, अरे फिक्र मत करो, तुमने मुझे आज़ाद किया है, बस थोड़ा सा मजाक करना पसंद है मुझे। मैं किसी इंसान के शरीर में था, उसे पोजेस कर लिया था मैंने। लगभग मैं उसके शरीर में 30 साल तक रहा। पागल था वो, उसे 30 सालों तक पागल खाने में कैद करके रखा गया। अब उसके शरीर में मैं फंस गया था, निकल नहीं सकता था। तो दिमागी तौर पर थोड़ा सा मेरा भी दिमाग ऐसा हो ही गया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आगे से ज़्यादा डराऊंगा नहीं। मैंने कहा, ठीक है, ये अच्छा है, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसने कहा, हाँ, अब ये बताओ क्या काम करूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम भी मुझे फिर जाने दो। अब तुमने आज़ाद किया है तो कोई ना कोई काम के लिए आज़ाद किया होगा, जल्दी से बताओ। मैंने कहा, जी एक नक्शा है, नक्शा एक टापू तक लेकर जाएगा समंदर के बीच। वहां है जल पिशाच का खजाना, हमें वो खजाना लेकर आना है। वो जिन्न कहने लगा, अच्छा, लेकिन वहां तो कई इवल एंटिटीज चाहिए, मैं अकेला? मैंने कहा, जी नहीं नहीं, एक चुड़ैल भी है, वो भी हमारे साथ ही होगी, तो हम तीनों जाएंगे। फिर वो जिन्न कहने लगा,
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा टापू तक क्यों जाना है। मैं जिन हूँ, अलादीन की कहानियाँ नहीं सुनी। अरे खजाना तो मैं यहाँ प्रकट कर सकता हूँ, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। बताओ क्या चाहिए। मैंने राजन की तरफ देखा। राजन, ये तो सोचा ही नहीं, जिन है। मैंने उस जिन को कहा, तो ऐसा कीजिए वो खजाना यहीं ले आइए, बात खत्म, जाएंगी नहीं। लो, ये तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप खजाना लाओ और चले जाओ। फिर वो जिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, देखो यही वाला खजाना ना, गलती ना हो जाए बाद में मत कहना। मेरी इस मुट्ठी के बीच में देखने की कोशिश करो, टापू का खजाना नजर आएगा। मैंने छलांग लगाई। जैसे ही मुट्ठी के बीच में आंख लेकर गया, मैं देखना चाहता था वो दृश्य, आखिर उस टापू पर खजाना कैसा है। कमीने ने बीच से उंगली निकालकर आंख में उंगली मार दी। मैं चीखने लगा। फिर वो हंसा और कहने लगा, अरे मजाक कर रहा था। मैं घबरा चुका था। फिर मैं बाहर राजन को लेकर आया और कहने लगा, राजन, मुझे इन दोनों के साथ ज़्यादा खतरा महसूस होता है। एक तो पागल जिन्न है, दूसरी वो ठरकी चुड़ैल। मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो सकती है। राजन ने कहा, देख ले, खजाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने कहा, कोशिश तो मैं करके रहूँगा। उसके बाद नक्शे के अनुसार शुरुआत कहाँ से करनी है। समंदर तो बहुत बड़ा है, लेकिन रहस्यमय दरवाज़ा है। कश्ती को जब पानी में डालना है, कुछ बोलना है। जब वो शब्द मुंह से निकलेंगे तो वो दरवाज़ा दिखेगा। फिर वो बड़ा समंदर, उस समंदर में टापू को ढूंढना है। वहाँ रहस्यमय ताकतें मेरा रास्ता रोकेंगी, लेकिन ये दो रहस्यमय ताकतें मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता करेंगी या नहीं करेंगी, उम्मीद तो है। राजन ने कश्ती का बंदोबस्त कर दिया था। वो मुझे छोड़ने के लिए समंदर के किनारे आ चुका था। जैसे ही मैंने गुजरात के उस तट के करीब कश्ती को पानी में रखा, वक्त रात के 12 बजे का था, लेकिन वो समंदर का एक ऐसा तट था जो बिल्कुल सुरक्षित था। कश्ती थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी महंगी भी थी, लेकिन नई नई बनवाई गई थी। ये काम मेरे दोस्त राजन ने किया था। मेरी आंखें थोड़ी नम थी। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं उसके पैसे वापस तक न कर पाऊंगा। अरे कितना कर्ज चढ़ेगा मुझ पर, मरने के बाद भी उस कर्ज को मैं चुका ना पाऊं। लेकिन कश्ती पर पैर रखते ही, जैसे ही मैंने उन कुछ शब्दों को बोला, ऐसा लगा तट बहुत दूर हो गया, गायब हो गया। मैं समंदर के बीच पहुंच गया था। अब ये था वो रहस्यमय समंदर, कश्ती, चप्पू और 2 रहस्यमय ताकतें जो इस समय मुझे नजर नहीं आ रही थीं। मैं आवाज लगाता वो तब आती और इस आखिरी सफर पर मेरे साथ चलती। मुझे अभी ज्यादा खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं चप्पू चलाने लगा। नक्शे के अनुसार चांद को देखना है और चप्पू उस दिशा की तरफ बढ़ाने हैं जिस तरफ चांद है। सबसे पहले एक छोटा टापू नजर आएगा, उस टापू पर चढ़ना होगा। कश्ती को उस टापू के दूसरी तरफ लेकर जाना होगा। इसमें वो ताकतें मेरी मदद करेंगी, लेकिन टापू खतरनाक है। चप्पू चलाता चलाता जब मैं आगे देखता तो वो जो कश्ती थी इतनी तेज, लहरों को चीरती हुई किसी मोटर बोट की तरह चले जा रही थी। आगे मुझे वो टापू नजर आया, छोटा टापू। नक्शे के अनुसार ये वो हरा टापू है। ठीक है, यहां से निकलकर जाने का रास्ता न दाईं तरफ से है न बाईं तरफ से है। पानी छिछला है दोनों तरफ, दोनों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। कश्ती निकल नहीं सकेगी। टापू के बीच से निकालना होगा। टापू के बीच है एक नदी। रहस्यमय दृश्य था। टापू के किनारे पर पहुंचते ही एक नदी दिखी मुझे। मैंने आवाज लगा दी, ओ चुड़ैल, सामने आ जा, मदद कर दे मेरी। ओ जिन्न, आ जा, अब तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। वो चुड़ैल सामने आई और कहने लगी, ओए होए होए होए, पानी तुम्हारे ऊपर नमकीन नमकीन सा तुम्हें चमकाए हुए है।
खूबसूरत लग रहे हो छोरे, खूबसूरत लग रहे हो। फिर वो जिन नजर आया। ये किस जगह पहुंचा दिया मुझे। चांद मुझे टेढ़ा टेढ़ा क्यों नजर आ रहा है? लगता है दारू की 2 बोतलें चढ़ चुकी हैं। तुमने दारू पी है? सब कुछ टेढ़ा क्यों नजर आ रहा है? मैंने कहा, जिन चुप कर जा। तू जिस तरह से मजाक करता है, यह मजाक की जगह नहीं है। मैं कश्ती को अकेला खींच नहीं सकता। दोनों मेरी मदद करो। वो नदी नजर आ रही है, कश्ती को नदी तक पहुंचा दो, फिर हमें यहां से निकल कर जाना है। वो जो चुड़ैल थी, सच में ऐसा लग रहा जैसे बहुत ठरकी हो, मेरे प्यार में गिरी हुई। बिना सोचे उसने कश्ती को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन कश्ती भारी थी। मैंने भी खींची, सही से खींची नहीं जा रही। शरीर दर्द करने लगा और मैंने कहा, ओ जिन, थोड़ी कश्ती ही खींच दे। लंबी लंबी छोड़नी बहुत आती है तुझे, थोड़ा खींच कर ही दिखा दे। इतना जलील किया मैंने कि उस जिन ने कश्ती को खींचना शुरू कर दिया। नदी तक कश्ती को खींच लिया था हमने। जैसे ही मैं कश्ती पर बैठा, वो चुड़ैल भी बैठ चुकी थी, वो जिन भी बैठ चुका था, लेकिन हमारी कश्ती नदी के बहाव में बह नहीं रही थी। वो रुक चुकी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कश्ती को पकड़ लिया हो। एक हाथ कश्ती के आगे निकल कर आया था। अजीब सा दानव था वो। पानी से निकल कर आया, अधकटा। धड़ के नीचे का हिस्सा मौजूद नहीं, यानी कि कमर से नीचे टांगे होती हैं, उसकी नहीं थी। सिर्फ बाजुएं थी, छाती थी, सर था ऊपर। निकल कर आया और कश्ती के आगे बैठ गया। मैंने उस जिन्न की तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गया है, कुछ करके दिखाओ। उसने कुछ करके दिखाया, वो गायब हो गया। मेरी सांसें अटक गई थीं जब मैंने उस चुड़ैल की तरफ देखा। उम्मीद ना थी। मुझे लगा एक पागल, एक ठरकी को लेकर आया हूं मैं। मुझे मौत का जाम यहीं पीना होगा। लेकिन उस चुड़ैल ने करिश्मा करके दिखाया। जैसे ही वो दानव मेरे करीब आना चाहता था, चुड़ैल ने उसे बालों से पकड़कर हवा में लटकाया और कहा, ओ छिछोरे, मेरे सोने को हाथ लगाकर तो दिखा, खा जाऊंगी तुझे। अबे अधकटे, आगे क्यों बढ़ रहा है? लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसने सीधा उस चुड़ैल की बाजू पर काट लिया। वो चुड़ैल भी समझ में नहीं आ रहा था कर क्या रही है। जैसे ही उसने काटा, वो चुड़ैल को दर्द होना चाहिए था। उस अधकटे दानव को उसे फेंक देना चाहिए था। लेकिन वो कहने लगी, ओ बेशर्म, पप्पी लेता है, वो भी बाजू पर, दांतों के समेत। देख, तेरे इश्क में मैं पड़ने वाली नहीं। बता, आखिर तेरा इरादा क्या है? वो दानव बोला, है। फिर वो चुड़ैल कहने लगी, शब्द बड़े नशीले हैं तेरे। मुझे लगता है तेरा अपनी भावनाओं पर कोई काबू नहीं। बह मत। इतनी सुंदर लड़की माना तूने देखी नहीं है, लेकिन तू अधकटा है। धड़ तेरे पास नहीं है, हमारी बात बन नहीं सकती। चला जा, चला जा, ये पप्पियां करना बंद कर दे। मैंने उस चुड़ैल को कहा, फेंक दे इसे, फेंक दे इसे, ये पप्पी नहीं दे रहा, ये काट रहा है। लेकिन वो चुड़ैल कहने लगी, इतनी बदतमीज नहीं हूं मैं। देखो इश्क का इजहार कर रहा है। हर कोई अलग तरीके से इजहार करता है। इसके होंठ मेरी चमड़ी को छू रहे हैं। मुझे प्यार का एहसास हो रहा है, लेकिन सोने, प्यार तेरे लिए है। अब इसे कैसे रोकूं? आशिक बन गया मेरा। तभी वो जिन्न प्रकट हुआ। उसने सीधा मुक्का मारा, उस दानव के सर के अंदर के भेजे को जैसे फाड़ कर रख दिया। फिर उस लाश को पानी में फेंका और फिर वो जिन्न कहने लगा, मुझे लगता था मैं ही सटका हुआ हूं। ये तो मुझसे भी आगे की नस्ल की लगती है। देख अशफाक, तेरी जिंदगी खतरे में है। मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे सही रास्ते पर लेकर जाऊंगा। अगर इसके इश्क में पड़ गया ना, निपट जाएगा तू। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
फिर उस जिन्न ने कहा, देख, इस नदी से हम आगे पहुंच नहीं पाएंगे। मेरे पास एक और तरीका है। हम इस नदी के रास्ते जाने की बजाय यहां से चलकर जाते हैं। मुझे कश्ती बनानी आती है। आगे जाकर हम नई कश्ती बना लेंगे और मैं तुम्हें उड़ाकर वहां तक लेकर जाता हूं। काम आसान है। मैंने उस जिन्न पर भरोसा किया। जैसे ही मैंने मिट्टी पर पैर रखना चाहा, जमीन से हाथ निकले जिसने मेरी टांग को पकड़ लिया। जब उस जिन्न ने भी जमीन पर पैर रखा, पकड़ में वो भी आ रहा था, लेकिन वो जिन्न था, ताकतवर था। उसने हाथों को काट दिया। जिन हाथों ने मुझे पकड़ा था, उसने उन्हें भी काटा। फिर मुझे खींचकर कश्ती पर बिठाया और फिर कहने लगा, रुको रुको, पानी में जो मजा है जमीन पर वो नहीं। देखो, चप्पू तुम मार रहे हो, काम बड़ा आसान है। मैं तो गायब हो चुका था, लेकिन असल में बैठा मैं पीछे ही था। अब तुम्हें उड़ाकर लेकर जाऊंगा तो सारी मेहनत मेरी होगी। देखो, मुझे कश्ती बनानी नहीं आती। मैं तो वैसे ही बातें बना रहा था। मुझे लगा जैसे बातें बनाई जाती हैं वैसे ही कश्ती भी बनाई जाती है। तुम चप्पू मारो, नदी वाला रास्ता ही ठीक है। फिर वो गायब हो गया। वो जो चुड़ैल थी उसने मेरे कंधे पर सर रखा और कहने लगी, भेज दो इसे, जरूरत नहीं है इसकी, भेज दो इसे। कबाब में हड्डी बना है। मैं तुझे बचा लेती सोने, बचा लेती। मुझ पर भरोसा तो कर, तुझे कुछ होने नहीं दूंगी, खरोंच तक आने नहीं दूंगी। मैंने अपनी पैंट को ऊपर की तरफ किया। मेरी जांग पर वो हाथ जो थे ना, नाखून घुसा चुके थे, खून निकल रहा था। मैंने तब उस चुड़ैल को दिखाई अपनी जांग और कहा, देख, खून निकल रहा है। तू कह रही है कि खरोंच आने नहीं देगी। मैं मरने वाला था। वो शर्माने लगी और कहने लगी, देख, इस तरह की अश्लील हरकत दोबारा मत करना, मेरा मूड बन सकता है। जांग क्यों दिखा रहा है? इश्क तुझसे पहले ही है। इस तरह से नग्न होने की क्या जरूरत है? चप्पू उस कश्ती पर मैं मार रहा था, जबकि मेरी मदद उन दोनों को करनी चाहिए थी। वो जिन्न पीछे बैठा। मुझे वजन के हिसाब से पता चल रहा था, भले ही वो गायब हो, जबकि चुड़ैल मेरी गोद में बैठी थी। चप्पू मैं चला रहा था। मैं थक रहा था और वो बार बार ऐसी बातें करती, मेरा मन करता उसके मुंह में चप्पू घुसा दूं। बोलने लगती, तुम्हें सांस चढ़ रही है। जब इंसान प्यार में ढलने लगता है तो सांसें चढ़ती हैं। मैंने कहा, मैं चप्पू मार रहा हूं, तुम दोनों का वजन है, चप्पू मारने में मेहनत लग रही है, इसीलिए मुझे सांस चढ़ रही है। उसने कहा, नहीं, चप्पू मारने पर थकान होती है, सांस नहीं चढ़ती। सांस इसलिए चढ़ रही है, तुम्हारी गोद में एक लड़की है। सच बताओ, जिंदगी में कोई और लड़की आई तुम्हारे? मैंने ना में जवाब दिया। फिर वो थोड़ी सी शर्माई और कहने लगी, यानी मैं पहली लड़की हूं, पहली लड़की जो तुम्हारी गोद में सर रख कर बैठी है। सच बताओ। मेरा मन कर रहा था मैं भेज दूं उसे यहां से। मजबूरी थी, क्या करता, सफर लंबा था, मुझे इनकी जरूरत थी। मैं अकेला तो मारा जाता। नदी पार की, पहुंच गए हम समंदर में, और समंदर में एक चप्पू मारता मैं और हम मीलों आगे पहुंच जाते। नक्शा ऐसा जादुई था, बिल्कुल गूगल मैप की तरह दिखा रहा कि हम कहां पर हैं। मैं बिल्कुल सही रास्ते पर था। मुझे दोनों से डर लग रहा था, मेरी किस्मत और मेरे साथी, इन दोनों से। अब मैं समंदर के बीच ऐसी जगह पहुंच गया जहां समंदर के बीच से पेड़ निकले हुए। ये कोई टापू नहीं था, ये झील थी, समंदर के बीच झील। और नक्शे के अनुसार यहां बहुत खतरा है। मैं चप्पू मार रहा। वो चुड़ैल सो चुकी थी, इसीलिए मुझे लगा मैं चुपचाप चप्पू मारकर जल्दी से उस खजाने तक पहुंच जाऊं। मुश्किल हुई तो जगा दूंगा उसे। लेकिन वहां अचानक एक आवाज सुनाई दी। हल्की सी आवाज थी। एक चेहरा निकल कर आया पानी से बाहर की तरफ।
ये खूबसूरत जलपरी लग रही, यकीन कीजिए कितनी खूबसूरत थी। लेकिन मैं फंसने वाला नहीं था। मुझे भरोसा था इस जगह खतरा ही होगा। जबान खुली उसकी, भले ही आवाज भी सुंदर थी, चेहरा भी सुंदर था, लेकिन शब्द इतने अजीब। बोली, खाखरा खाओगे? मैंने कहा, खाखरा? कौन हो तुम? उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, भूखे हो तुम, प्यासे हो तुम, फाफड़ा खाओगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैंने पकड़ा ही कहाँ है, ढेपला खाओगे? मुझे लग रहा था मैं गुजरात पहुंच गया हूं। ये गुजराती जलपरियां मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। मैं ना में जवाब दे रहा था, और वो जिस तरह से पकवानों के नाम ले रही, मुझे तो पकवान भी किसी धमाकेदार हथियारों से कम नहीं लग रहे थे। ढेपला, फाफड़ा, खाखरा। गुजराती तट से जाने की हिम्मत की थी मैंने, और गुजराती तट से जाने की हिम्मत की है मैंने, और मुझे ये सब देखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद ना थी। मैं चप्पू मारता गया। लगभग 12 जलपरियां थीं जो उस कश्ती के इर्द गिर्द कश्ती को पकड़े रोके हुए कहे जा रही, कुछ तो खाकर जाना पड़ेगा, मेहमानों को भूखा आगे जाने नहीं देती हम। भूख हमें भी लगी है, खाओ, क्या खाना चाहते हो? ढेपला खाओगे? मैंने कहा, छोड़ दो, मुझे भूख नहीं है। फिर वो कहने लगी, हमें तो है, भूखी हैं हम, भूखी, बहुत समय से मांस नहीं मिला। जब उन्होंने तेज आवाज में ये कहा, चुड़ैल उठ गई। गुस्से में कहने लगी, मेरा सोना मेरा है, मैं इसे बांट नहीं सकती। जिसके बाद वो मुझे काटने की कोशिश कर रही। मैंने चप्पू घुमाया, हर एक के मुंह पर जोर से मारा। वो पानी में चली गई, लेकिन वो चुड़ैल को बहुत गुस्सा था। वो पानी में घुस गई, पानी में उन्हें मारने लगी। 12 जलपरियां थीं। सर धड़ से अलग कर दिया उस चुड़ैल ने। पहली बार एक अच्छा काम किया। वापिस आई, भीगी हुई कश्ती पर बैठी, और मैंने कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। उसने कहा, जान नहीं बचाई, वो जो गंदे गंदे काम करने की सोच रही थी, मैं उन्हें करने नहीं दे सकती थी। मैंने कहा, गंदे गंदे काम? उसने कहा, सोना मेरा है। दांतों से पप्पी लेने की कोशिश कर रही थी वो। मैं उन होठों को तेरी चमड़ी तक पहुंचने दे नहीं सकती थी। तू मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। जिन्न के हंसने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तू हंसे जा रहा है? मदद करेगा या नहीं करेगा? तेरा कोई फायदा भी है या नहीं? जिन्न प्रकट हुआ और फिर कहने लगा, देख अब मैं क्या करता हूं। तुझे लगा मैं निकम्मा हूं, नाकारा हूं? मुझ में एक ताकत है, मैं उस ताकत का इस्तेमाल तब करता हूं जब जरूरत होती है। दिखाऊं तुझे, दिखाऊं तुझे। फिर उसने मुट्ठी को भींच लिया और कहने लगा, मेरी मुट्ठी से ऐसा जादू निकलेगा जो तेरी आंखों को चकाचौंध कर देगा। रोशनी ही रोशनी होगी, हर तरफ उजाला हो जाएगा। मैं भौचक्का सा होकर देखने लगा। मुट्ठी में पता नहीं क्या मसाला सा भर लिया था उसने। आंखों में मारा, मैं चीखने लगा। मिर्ची थी उसमें। हंसने लगे दोनों। मैंने समंदर का पानी आंखों में डाला और कहने लगा, ये क्या? उसने कहा, मजाक बहुत पसंद है मुझे। देखो, मुझे बैठना पसंद है। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, उम्र लंबी है मेरी, लेकिन दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। मुझे मजाक करना बहुत पसंद है, समय समय पर मैं करता ही रहूँगा। चलो अब तुम चप्पू मारो। वो गायब हो गया। मेरी कोई मदद नहीं की उसने। सफ़र आगे भी बहुत मुश्किल था। रास्ते में उड़ने वाली मुझे परियां दिखीं जो मुझे हवा में उड़ाकर ले जाना चाहती थी। चुड़ैल बार बार मेरे पैरों को पकड़ लेती। उसके पंख उखाड़ दिए उस चुड़ैल ने। वो जिन्न ऐसा जादू दिखाता कि उसके शरीर से आग निकलती। वो परियों को बेवकूफ़ बनाया उस जिन्न ने। मजाक करना पसंद था ना, मेरा रूप धारण कर लिया। परियां उस जिन्न को उड़ाकर ले गई और चीखती गईं, चीखती गईं। छी छी की आवाज़ें आई थी दूर से।
मुझे नहीं पता उस जिन्न ने उनके साथ क्या किया, लेकिन वो परियां दोबारा नजर नहीं आई। चबाने की आवाजें आई थी, चबाने की कश्ती के पीछे से। जिन्न गायब था लेकिन कुछ तो चबा रहा था। मैंने पूछा और उसने कहा, चुप करो, मुझे आराम करने दो। इस तरह बड़ा कठिन सफर था जो पार किया। पहुंच गए हम उस टापू तक जहां पर है जल पिशाच का खजाना। मिल जाए कुछ, धोखा ना हो, इस उम्मीद में कश्ती छोड़ टापू पर पैर रखा था। दाईं तरफ वो चुड़ैल थी, बाईं तरफ वो जिन्न था। हम तीनों और जल पिशाच का खजाना श्रापित। मिलेगा या मुश्किलें और बढ़ेंगी मेरी, यही जानने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे मैंने। ये जो टापू था पूरी तरह से जमीन काली, पेड़ जले हुए लग रहे थे। हवा में हल्की हल्की बूंदें, लेकिन बारिश नहीं हो रही। थोड़ी थोड़ी धुंध भी थी। जैसे ही जमीन पर मैंने पैर रखा, मुझे गर्मी का एहसास हुआ। वो चुड़ैल भी कहने लगी थी, यहां खतरा बहुत ज्यादा लगता है। ये श्रापित जगह है। जिस तरह से हम श्राप से जुड़े थे, ये जगह भी श्राप से जुड़ी हुई है। वो नक्शा देखो, क्या अब भी तुम्हारे पास है? नक्शा मैंने बक्से में रखा था। बक्से समेत नक्शा गायब हो चुका था। यानी जो यहां एक बार पहुंच गया दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि उसे दोबारा वो नक्शा मिलेगा ही नहीं। अब यहां से खजाना लेकर निकलना है, खाली हाथ नहीं निकलना है। लेकिन ये जो जगह थी, ये जल पिशाच की जगह थी। सामने काले रंग के किले से चीखने कराहने की आवाजें आ रही। हम बढ़ने लगे उस तरफ। जैसे ही हम किले के करीब पहुंचे, मैं इंतजार कर रहा था कि वो चुड़ैल कुछ कहेगी, हमें क्या करना चाहिए। चुड़ैल सोचने में लगी हुई। मैंने कुछ समय बाद उससे सवाल पूछा, अब हम यहीं रुके रहें या आगे बढ़ें? उसने कहा, मुझे क्या पता, ये तुम सोचो। मैंने कहा, इतने समय से सर पर हाथ रखकर सोच क्या रही थी? उसने कहा, मैं सोच रही थी तुम्हें मुझसे इश्क है या नहीं। अगर है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बाद में भी, नहीं है तो जाना पड़ेगा। फिर सोच रही हूं आगे क्या होगा। मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। अगर वो मेरी मदद के लिए ना आई होती ना, अब तक उसका उतारा करवा चुका होता मैं। फिर मैंने जिन्न की तरफ देखा। कुछ करो। उसने दरवाजा खटखटाया। मैं घबरा गया। मैंने कहा, यह नहीं करना था। हमें जो अंदर है उसे यह अंदाजा लगने नहीं देना था कि हम आ चुके हैं। उसने कहा, तुमने ही कहा था कुछ करो। मैंने कर दिया। दरवाजा अपने आप फटा था। अंदर से एक दैत्य सा बाहर निकल कर आया। लगभग 8 फुट का दानव था। चमड़ी सफेद रंग की थी, 2 बड़े बड़े दांत, जैसे एक पिशाच हो। सच में ये कोई जल पिशाच ही होगा जिसकी चमड़ी पानी में रहने के कारण सफेद सफेद सी हो गई थी। फिर उस पिशाच ने मुझे धक्का मारा। उस चुड़ैल को आ गया गुस्सा। वो कहने लगी, मेरे सोने को हाथ लगाया, तुझे मैं बताती हूं। जैसे ही वो चुड़ैल ने काटना शुरू कर दिया, वो पिशाच चीख भी रहा था, लेकिन वो ताकतवर था। उसने चुड़ैल के 2 हिस्से कर दिए। चुड़ैल चिपककर दोबारा जुड़ सकती थी। उस पिशाच को क्या पता मैं कैसी ताकतों को लेकर आया हूं। लेकिन पिशाच लड़ाई से नहीं डरता था, प्यार से डरता था। 2-3 बार काटने के बाद जब उस चुड़ैल ने कहा, देख मेरे होंठ तुझे छू चुके हैं, मेरे प्यार में पड़ गया होगा तू, सोने को छोड़ दे, मैं तेरी गुलाम, बता क्या करवाना चाहता है। वो पिशाच एक बार घबराया और कहने लगा, अपनी ज़बान और अपने होंठों को संभाल कर रख। अश्लील अश्लील इशारे करती है तू। मैं एक जल पिशाच हूं, ना मर्दों की श्रेणी में आता हूं ना औरतों की श्रेणी में आता हूं। समझने की कोशिश कर, ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा। ये मर्दों पर चलता है जो जिंदा होते हैं। मैं जिंदा नहीं हूं। फिर क्या था? वो चुड़ैल गुस्से में आ गई, लेकिन पिशाच सच में क्रोध में था।
पिशाच ने अपने हाथ में आग जलाई और उस चुड़ैल को जला डाला। वो भुट्टे की तरह भुन चुकी थी, अब अपने शरीर को ठीक नहीं कर पा रही। मायूस सी होकर मेरे करीब आई और कहने लगी, मेरा हुस्न जल गया, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैं मन ही मन सोच रहा था, मैंने पहले कब किया? पहले भी तू उतनी ही भयानक दिखती थी, अब जली हुई और भी ज्यादा भयानक दिखती है। लेकिन मैं कह नहीं पाया, मजबूर था। फिर मैंने उस जिन्न की तरफ देखा और जैसे ही मैंने देखा वो कहने लगा, हाँ हाँ, वक्त आ गया है, समझ गया मैं। फिर वो जिन्न आगे हुआ और उस पिशाच को कहने लगा, बता खजाना कहाँ है? उस जल पिशाच ने कहा, खजाना अंदर किले में है। जब भी कोई आता है मैं उसे रोकता हूं। हजारों लाशें बिछा चुका हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है। ठरकी चुड़ैल और एक जिन्न, ये कॉम्बिनेशन पहली बार देखा मैंने। मैंने डांटते हुए कहा, देख, मैंने तुझे आजाद किया है, कुछ तो कर। फिर वो जिन्न आगे गया। पिशाच घबराया। जिन्न कहने लगा, एक चरखा गली दे विच डालिया, एक सुरमा अखां दे विच पा लिया, नी एक तेरी अख चाशनी। फिर वो खड़ा हो गया। वो पिशाच उसे देख रहा। मैं भी बहुत गुस्से में उस जिन्न की तरफ देख रहा था। फिर वो जिन्न मुस्कुराया, मजाक कर रहा था। जो चमाट उस जिन्न के उस पिशाच ने मारी थी, मैंने जिंदगी में इतनी धमाकेदार चमाट नहीं देखी। उड़ता हुआ वो एक तरफ गिरा। फिर आ गया उसे गुस्सा। लड़ाई चलने लगी थी। मौका दिखा मुझे। मैं सीधा किले के अंदर चला गया। किले में पानी था। फिर बहुत नीचे मुझे चांदी के सिक्के नजर आ रहे, सोने के सिक्के नजर आ रहे। मैं ये सोचने में लगा हुआ, इतनी नीचे से मैं सिक्के ऊपर लेकर कैसे आऊं? मैंने तैरकर सिक्के निकालने चाहे, जेब में भरे, लेकिन ये सिक्के इतने ज्यादा नहीं थे जिसे मैं बड़ा खजाना कह सकूं। यानी नीचे तो बहुत सिक्के थे, लेकिन मैं निकाल थोड़े ही सकता था। यहां कोई बक्सा नहीं था। मुझे झोला लेकर आना चाहिए था। मुझे लगा था बड़े बक्से में खजाना होगा, लेकिन नहीं, ये सिक्के बिखरे पड़े हैं। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई। तभी भूकंप के झटके आने लगे। पिशाच का मुकाबला एक जिन्न से हो रहा था। मुकाबला बहुत तगड़ा था। ये जो टापू था थर थर कांपने लगा था। ऐसी थरथराहट कि यह टापू हिस्सों में टूटने लगा। ऐसा ही होता है जब कोई यहां तक पहुंच जाता है तो समय कम मिलता है। जेब में सिक्के डाले मैंने, जितने भी अपनी शर्ट में डाल सकता था, कच्छे में डाल सकता था, डाले मैंने। भागा मैं कश्ती की ओर। जिन्न कहने लगा, भाग क्यों रहे हो? सिक्के गिर रहे हैं, चलकर जाओ। मैंने रफ्तार धीमी की। चुड़ैल भी उससे लड़ने में लगी थी, लेकिन वो जो पिशाच था वो जल पिशाच था और श्रापित इस टापू से। मैंने रफ्तार धीमी की, उसने मेरी पैंट फाड़ दी। सिक्के गिर रहे थे, मैंने भागना शुरू कर दिया। जब मैं कश्ती तक पहुंचा, सिक्के पीछे गिर चुके थे। मैं अधनंगा सा उस कश्ती के ऊपर बैठा। मैंने चप्पू मारने शुरू किए, क्योंकि वो टापू पानी के अंदर चला गया। जल पिशाच पानी में था और तब उस जिन्न ने ऐसा धमाका किया कि वो जल पिशाच उड़ता हुआ दूर गया। जल चुका था और इसी अग्नि के कारण वो जो चुड़ैल थी वो भी पूरी तरह से जल भुन गई। बिल्कुल भुट्टा ही नजर आ रही थी वो। फफोले निकल आए, फफोले। फिर वो कहने लगी, मुझे आज़ाद करो, मेरा काम हो गया, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा, तू आज़ाद। मैं चप्पू मारने लगा। मैंने देखा वो टापू डूब गया था। मैं चप्पू चलाता हुआ दूर निकला। न नक्शा था मेरे पास और ना कोई और। जिसके बाद जिन्न उस कश्ती पर पीछे बैठा, कहने लगा, मेरा काम हो गया। मैंने अपना फटा हुआ कच्छा देखा, सिक्के ढूंढे, एक भी लेकर नहीं आया मैं। एक भी सिक्का वहां से ला नहीं सका मैं। मजबूर था, रोने लगा। फिर मैंने कहा, ओ जिन्न, चला जा। मैं गरीब हूं, गरीब पैदा हुआ था और गरीब ही रहूंगा।
चला जा और मुझे माफ़ कर अगर मैंने तुझे परेशान किया। बेवजह 2 श्राप खत्म किए मैंने, तुम वहीं रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर वो कहने लगा, मैं एक सिक्का लेकर आया हूँ, मुझे लगा तुम्हारे काम आएगा, सोने का मोटा सिक्का। मैं खुश हुआ, चलो दो मुझे। फिर उसने कहा, मेरी जेब में हाथ डाल। मैंने जेब में रखा है। मैंने चमाट लगाई, यह मजाक का समय नहीं है। वो हंसा और कहने लगा, समझदार हो गए हो तुम। मैंने कहा, मैं घूंसा मार के तेरा मुंह फोड़ दूंगा, मजाक का वक्त नहीं है। मुझे रोना आ रहा है, मेरी किस्मत कितनी घटिया है। वो कहने लगा, चल उदास मत हो, चप्पू मैं मारता हूं। किसी की मदद नहीं की मैंने, लेकिन तेरी उदासी दूर कर ही देता हूं। चप्पू मारने लगा वो। जिस भी दिशा में चप्पू मारकर हम आगे जाते, हम उसी जगह पहुंचते जहां से दरवाजा खुला था। उसने इतनी तेज चप्पू मारे, हम गुजरात के उसी तट पर थे। फिर रात खत्म होने वाली थी। मैं कश्ती से उतरा और उसे कहने लगा, चला जा, चला जा, मैं तेरी आवाज नहीं सुनना चाहता। वो कहने लगा, चल, मेरी आवाज ना सही, तुझे एक और आवाज सुनाता हूं। छन छन की वो आवाज आई। मैंने कहा, ये कैसा भद्दा मजाक है, ये कैसी आवाज निकाल रहे हो? उसने कहा, भद्दा मजाक नहीं, मुझे नाकारा निकम्मा मत समझ, मजाक करता हूं लेकिन दिल का अच्छा हूं। ये ले, तेरे लिए तोहफा लेकर आया हूं। उसने जो मछली का जाल था वो निकाला। कश्ती के नीचे वो जाल में सिक्के भरे थे। वो वहां से मछली के जाल में सिक्के ले आया, तभी तो चप्पू उसने चलाया, कश्ती यहां तक ले आया। सिक्के हजारों थे सोने चांदी के। आंखें खुल गई मेरी, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, मजाक करता हूं, दिल का अच्छा हूं। ये सिक्के अब यहां रहेंगे, यहां से निकालते रहना। ये गुजरात का तट है, इस तरफ कोई नहीं आता। इस पत्थर के पास से सिक्के निकालते रहना, किसी को पता नहीं लगेगा। तेरी जिंदगी बदल गई बच्चे। ये कहकर वो जिन्न गायब हो चुका था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर मैंने राजन को करीब देखा। मैं यहां तक पहुंच गया, ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। फिर उसने कहा, ये ले, कुछ पहन ले, तेरा तो कच्छा भी फटा है। मुझे लगता है तुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरे भाई तू जिंदा आ गया, यही बहुत है। मैंने कहा, जिंदा ही नहीं आया हूं, बहुत कुछ लेकर आया हूं। जब सिक्के दिखाए मैंने उसे, उसका मुंह खुल गया। फिर वो कहने लगा, इतने का हम क्या करेंगे? मैंने कहा, जिस तरह से शराफत झलकती है चेहरे से, हमारी नियत से गरीबी झलकती है। देखा नहीं ना इतना बड़ा खजाना, इसीलिए औकात से बाहर की सोच रहे हैं। थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। उसने गले से लगाया था मुझे, और मैं ईमानदार हूं। दोस्त नहीं, भाई है मेरा। आधा हिस्सा उसका, वादे के अनुसार बांटा मैंने। लगभग 10 साल हो चुके हैं। मैं बस्ती में नहीं रहता, ना राजन बस्ती में रहता है। हमारी बड़ी 2-2 फैक्ट्री हैं। हम सिर्फ वहां बैठते हैं। 10 सालों से सिक्के निकाल रहे हैं हम उस तट से, खत्म नहीं होते। वो जिन्न इतने लेकर आया था, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। खोटा सिक्का चल गया, जिंदगी बदल गई। और मैं जो कह रहा था ना, किस्मत में गरीबी होती है, और किस्मत बदलना ना चाहे तो इंसान में हिम्मत नहीं कि वो बदल जाए। लेकिन असलियत ये है, अगर हम हिम्मत करें तो किस्मत तो क्या, पूरी दुनिया बदल जाती है।